Assalamu alaikum dear students. I am Nadia Rana. Welcome to Alham Dynamic World, and today I am going to teach you the chapter number 5, and our unit is unit 5 of intermediate part 2. The name of the chapter is On Destroying Books. Before starting my text and my translation, let's discuss the preview of this chapter, why this chapter has been included in your course, why it is so important for you people to understand the things that the writer wants to convey you the message. Okay, क्या है इस चैप्टर में? ऑन डिस्ट्रॉइंग बुक्स. चैप्टर का नाम देखें, किताबें डिस्ट्रॉय करने पर. ऑन डिस्ट्रॉइंग बुक्स, क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं, क्या क्या नुकसानात हो सकते हैं, किताबों को क्या ज़ाया करना चाहिए, कौन सी किताबें ज़ाया की जा सकती हैं, और अगर हम किताबें ज़ाया नहीं करते तो फिर हमें क्या नुकसान या क्या फ़ायदा होता है. इस पर ये स्टोरी लिखी गई. हमारे पास यूजुअली इन पाकिस्तान हमारे पास एक डिफरेंट सिनेरियो है. वो सिनेरियो कैसे डिफरेंट है कि हमारे पास, जैसे आप लोग स्टूडेंट्स हो और हर साल आप एक कोर्स बुक्स पढ़ते हो, और जब आप नई क्लास के अंदर मूव होते हो तो फिर आप क्या करते हो, जो पिछली किताबें हैं वो आप किसी रद्दी वाले को दे देते हो और आप उसके बदले में भी पैसे ले लेते हो. इसका मतलब है हमारे पास रीयूज़ और रीसाइकिल का जो प्रोसेस है ना, वो बहुत स्ट्रॉन्ग है. लेकिन वेस्टर्न कंट्रीज़ के अंदर जहाँ की ये स्टोरी है, उन इलाकों के अंदर ये चीज़ें थोड़ी मुश्किल हैं, नामुमकिन है. वो नामुमकिन किस लिए हैं? जो पाकिस्तान के इलाके हैं उनके अंदर हमारे पास एक बहुत बड़ा एज हमारे पास ये है कि हमारे पास जो एक माफिया कहना चाहिए कि हम जो रीसाइकलिंग करते हैं और रीयूज़ करते हैं बुक्स को, वो बहुत स्ट्रॉन्ग है. हम सारी किताबें बेच देते हैं और रद्दी वालों को, और उसके बदले में भी हमें पैसे मिल जाते हैं और लोगों का भला हो जाता है, क्योंकि वो हाफ़ प्राइस में बुक्स ख़रीदते हैं और उसको रीयूज़ कर सकते हैं. लेकिन वेस्टर्न कंट्रीज़ में ऐसा ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है. प्रॉब्लम कैसे है? हमारे पास हम लोग रहते हैं ब्रिक हाउसेस में यूजुअली, और इंडिपेंडेंट हाउसेस में. इवन अगर हम अपार्टमेंट्स में भी रहते हैं तो वो ब्रिक के बने हुए हैं, तो उसके अंदर हमारे पास चीज़ों को हैंडल करना या जंक को हैंडल करना थोड़ा इजी हो जाता है. लेकिन वेस्टर्न कंट्रीज़ में दे यूज़ वुडन हाउसेस. जो अपार्टमेंट्स हैं स्पेशली वो वुड के बने हुए होते हैं, और वो मल्टी स्टोरीज़ हैं, और मतलब दे हैव एन एटिक फ्लोर कि अगर आप उसके ऊपर चलते हो तो नीचे वाले अपार्टमेंट के अंदर आवाज़ फील होती है, उसकी धमक आती है. वॉल्स वुड की हैं और सब कुछ वुड का है, और वुड बड़ी जल्दी, आपको पता है, वो तो होती ही, लकड़ी को तो आग वैसे ही पसंद करती है ना, देखते साथ ही लग जाती है. तो वो कोई ऐसा रिस्क नहीं ले सकते कि जिसके अंदर कहा जा सके कि वो लोग अपने घरों के अंदर इस तरह की बुक्स को डिस्ट्रॉय कर सकें, जो उन्होंने डिस्कार्ड करनी हो उनको बर्न कर सकें. ऐसा करना उनके लिए बड़ा मुश्किल होता है. ऐसा ही एक इंसिडेंट जो है वो हमारे राइटर ने हमें दिखाया है. ऑन डिस्ट्रॉइंग बुक्स, उसने बाकायदा इसको एक ह्यूमरस वे में प्रेजेंट किया है कि वहाँ के मुल्कों के अंदर कितना मुश्किल है कि अगर आपके पास एक्यूमुलेट हो जाती हैं एक जगह पे, ऐसी बुक्स बहुत ज़्यादा जमा हो जाती हैं जहाँ पे आपका जो लिविंग स्टाइल है उसमें आपके पास अपार्टमेंट्स हैं, यानी आपके पास बहुत छोटी सा एरिया है रहने के लिए, और आपके पास प्रॉपर किचन भी नहीं है, और प्रॉपर जिसे फायर प्लेस कहते हैं, जैसी हमारी फायर प्लेस होती हैं वैसी फायर प्लेसेस भी नहीं है. तो वो उनको कैसे बर्न करें? इवन वहाँ पर जंकयार्ड्स भी ऐसे नहीं है जिसके अंदर आप रद्दी वाले को किताबें बेच दो. तो ऐसी किताबों से उन मुल्कों में कैसे जान छुड़ाई जाती है. इस चैप्टर में हम एक और चीज़ भी देखेंगे. मैसेज सिर्फ ये नहीं है कि हम किताबों से कैसे जान छुड़ा सकते हैं, और जब किताबों से हम जान छुड़ा लेते हैं तो वो एक साइकिल, यानी नई बुक्स पुरानी बुक्स की जगह लेती जाती हैं और एक साइकिल चलता जाता है और लोगों की नॉलेज बढ़ती जाती है. ये सब चीज़ें हमें क्या सिखाती हैं कि इंसान की ज़िंदगी का लाइफ साइकिल भी यही है. जो नए लोग हैं वो पुराने लोगों की जगह लेते रहते हैं. पुराने जगह लोग जब इस दुनिया से जाते हैं तो उनका कुछ अरसे तक असर भी लिया जाता है, उनको याद भी किया जाता है, फिर उसके बाद दे लाइफ फॉरलोन, हमेशा के लिए खामोश होकर, अकेले तन्हा होकर वो अपनी अपनी ठिकानों पर, अपनी आखिरी आराम गाहों के अंदर पड़े होते हैं, और उनको फिर
कुछ अरसे के बाद दुनिया अपने कामों में इतनी मगन हो जाती है कि फिर उनका होना या ना होना एक बराबर हो जाता है। तो हमारी जो स्टोरी है हम उसको ट्रांसलेशन के साथ लेकर चलेंगे। एक बात याद रखिएगा बच्चों कि यहाँ पर ट्रांसलेशन इतना मैटर नहीं करती। इसलिए मैटर नहीं करती क्योंकि ट्रांसलेशन इंटर पार्ट 1 में जब आप थे उस वक्त ऐसा था कि ट्रांसलेशन के 15 मार्क्स थे जो टेक्स्ट में से आती थी, तो आपको ट्रांसलेशन पे बहुत फोकस करने की ज़रूरत है। लेकिन यहाँ पर कॉन्सेप्ट को ज़्यादा समझने की ज़रूरत है क्योंकि जो कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर हो जाएंगे इसका मतलब ये है कि आपके सिनोनिम्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, आपके क्वेश्चन आंसर्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। इस चैप्टर से रिलेटेड इन्फो में आपका वर्ड्स का कॉन्सेप्ट सिर्फ सिनोनिम्स की हद तक इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज पूरे चैप्टर की ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग आपके लिए इंपॉर्टेंट है। मैं आपको एक समरी भी दूंगी जो मैं आपको स्लाइड्स में ही आई विल गिव दैट टू यू पीपल, लेकिन लाइन बाय लाइन जाना इसलिए ज़रूरी है कि एट टाइम्स बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जब टीचर बोलता है समझाता है, जब आप एग्जामिनेशन हॉल में बैठे होते हो ना तो वो वर्ड्स टीचर के इको करते हैं, आपको क्वेश्चन का आंसर टीचर की ज़ुबान से समझ आता है। मैं कोशिश करूँगी कि जिस पैराग्राफ में जो क्वेश्चन का आंसर आ रहा है वो मैं साथ साथ डिस्कस करती जाऊँ ताकि आपको एरिया लोकेट करने में भी प्रॉब्लम ना हो कि हमने किस एरिया से किस क्वेश्चन का आंसर सॉर्ट करना है। वो बहुत हेल्पफुल रहेगा आपके लिए। आप तो वैसे भी यू पीपल आर लकी वन क्योंकि अब इस साल से ये भी रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया है कि आपको चैप्टर के बीच में से एडिशनल क्वेश्चंस नहीं आएंगे। आपको रिस्ट्रिक्ट किया गया है कि आपके क्वेश्चन आंसर जो हैं वो सिर्फ और सिर्फ आपकी एक्सरसाइज में से आएंगे। तो वो तो एक और आसान तरीका हो गया कि आपको एक्सरसाइज में से ही जो 7 to 8 या मैक्सिमम 9 क्वेश्चंस हैं उनकी तरफ जाना है। अदरवाइज़ हमारे पास जो स्टफ़ हुए हुए क्वेश्चंस होते थे वो अराउंड 50 60 होते थे एक एक चैप्टर के। तो यू पीपल आर लकी वन। चलें लकी लोगों के साथ इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। ऑन डिस्ट्रॉइंग बुक्स, किताबें ज़ाया करने पर। इट सेज इन द पेपर, अखबार में आया है, अखबार की कोई खबर है, अखबार बताता है दैट ओवर 2 million volumes means books, synonym of volumes is books, have been presented to the troops क्या होते हैं? soldiers। अखबार में प्रिंट हुआ है, अखबार में आया है कि 2 मिलियन से ज़्यादा लोगों ने ट्रूप्स को, फौजों को क्या भेजा है, किसके ज़रिए भेजा है? बाय द पब्लिक, अवाम के ज़रिए। अवाम ने 2 मिलियन से ज़्यादा लोगों ने किताबें भेजी हैं 2 मिलियन से ज़्यादा फ़ौजियों को। इट वुड बी इंटरेस्टिंग टू इंस्पेक्ट दैम। अब यहाँ बात बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग की गई है। उसने कहा कि इस बात को अगर हम इसकी तह में जाकर देखें तो हमारा जो एक्साइटमेंट है ना वो बढ़ जाएगी, क्योंकि ये बात मुंह से कह देना कि 2 मिलियन से ज़्यादा किताबें भेजी गई तो लगता है कि वाओ कितनी हेल्प हो रही होगी ट्रूप्स की। ट्रूप्स की हेल्प बुक्स कैसे कर सकती हैं? हमारे जो फ़ौजी हैं वो क्या करते हैं? वो किसी भी मुल्क का दिफा करते हैं, दे डिफेंड देयर कंट्री। कहाँ करते हैं? बॉर्डर्स पर, फ्रंट लाइन पर जाकर। वो जगह वो है जहाँ पे दे लिव एन आइसोलेटेड लाइफ, बहुत ज़्यादा अकेले तन्हा वो बॉर्डर पर खड़े हैं और वो हर वक्त तैयार हैं, चाको चौबंद हैं, लेकिन उनके पास उनको कंपनी देने के लिए या उनका दिल लगाने के लिए कुछ भी नहीं है आसपास। हम लोग खुश रहें, हमारी ज़िंदगी आसान हो, इसके लिए वो अपनी ज़िंदगी को बहुत तकलीफ़ में लेकर आते हैं। अब आवाम की उनकी तरफ कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, और वो रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है कि हम लोग उनका ख्याल रखें जो बॉर्डर पे हमारे लिए फ़ाइट कर रहे हैं। तो वो कैसे ख्याल रखा जा सकता है? ख़ुद तो जाके उनको एंटरटेन किया नहीं जा सकता, उनको कंपनी दी नहीं जा सकती। तो यूज़फुल बुक्स, हेल्पफुल बुक्स जो वो पढ़ें और वो इंजॉय करें और उनका इंथुजियाज़म बढ़े, उनका जोश और वलवला बढ़े, ऐसी किताबें उनको प्रेजेंट की जानी चाहिए। तो जब 2 मिलियन बुक्स का जिक्र आता है तो फीलिंग होती है जैसे पता नहीं कितनी इफ़ेक्टिव बुक्स उनको दे दी गई। लेकिन अगर उनका मुआयना किया जाए, उनको खोल के देखा जाए तो पता चलता है कि ये तो बड़ा एक इंटरेस्टिंग मामला है, अपने आप में एक स्टोरी है कि वो किस किस्म की किताबें उन तक गईं। मोस्ट ऑफ देम नो डाउट आर क्वाइट ऑर्डिनरी एंड सूटेबल। इसमें कोई शक नहीं कि ज़्यादातर किताबें जो उनको गई थी वो आम किताबें थी, यानी आम किताबों का मतलब ये होता है जो एक्सेप्टेबल हों और उनके लिए मौजू भी थी। दे वॉज सूटेबल टू दैम, कि वो पढ़ें और उनको कोई फ़ायदा हो या वो कम से कम एम्यूज़मेंट उनको मिले, ऐसी किताबें ज़्यादातर थीं।
बट इट वॉज पब्लिकली स्टेटेड द अदर डे, लेकिन एक और दिन पिछले दिनों में ये बात पब्लिकली स्टेटेड, एडमिट की गई, इसको बरमला एक्सेप्ट किया गया, माना गया, तस्लीम किया गया, कहा गया that some people were sending the oddest क्या होता है? स्ट्रेंज, अजीबोगरीब, जो बहुत माइनर वैल्यू की हों, दे आर कॉल्ड oddest, इसके लिए सिनोनिम बनेगा स्ट्रेंज। they were sending oddest things such as magazines, 20 years old, अगर मैगजीन आज के दौर के हो, अब के बात हो, नया बिल्कुल उसी वीक का एडिशन हो, तो फिर तो वो इंटरेस्टिंग हो सकता है, लेकिन 20 साल पुराने मैगजीन्स, उसमें 20 साल पुरानी चीज़ें होंगी, और ट्रूप्स के लिए उनकी क्या वैल्यू हो सकती है। तो 20 साल पुराने मैगजीन्स तक उसके अंदर थे। और क्या था? गाइड्स टू द लेक डिस्ट्रिक्ट, गाइड्स दी हुई थी कि लेक डिस्ट्रिक्ट का रास्ता किधर से जाता है। जो बॉर्डर पे बैठा बेचारा, वो अपने घर नहीं आ सकता, उसने लेक डिस्ट्रिक्ट का रास्ता ढूंढ के क्या करना है। तो ऐसी गाइड्स भी भेज दी गई। और क्या भेजा गया उसके अलावा? एंड बैक नंबर्स क्या होता है? एडिशंस, पुराने एडिशंस ऑफ वाइटेकर्स एल्मेनैक। एल्मेनैक क्या है? ईयर बुक, जिसको हम जंतरी बोलते हैं। जंतरी क्या होती है? जिसमें सितारों के हिसाब लगाए हुए होते हैं और बताया होता है कि आपका अगला साल कैसा गुजरेगा, इस दिन ऐसा, ये मंथ ऐसा, स्टोन्स और स्टार्स, इनकी बातें, इसके अकॉर्डिंगली नेक्स्ट ईयर का की प्लानिंग्स। जैसे लोग शायद, आई डोंट बिलीव इन दीज थिंग्स, लेकिन लोग बिलीव करते हैं कि पहले से हिसाब लगाया जा सकता है कि किस दिन क्या किसके साथ होने वाला है। हालांकि हमारा दीन ये कहता है कि हम हाथों की लकीरें, माथे की लकीरें, एक्चुअली इनके अंदर हमारी किस्मत है, लेकिन ये पढ़ने का हक इंसान को नहीं है। तो जंतरी ऐसी किताबें होती हैं जिसके अंदर किस्मत का हाल लिखा हुआ होता है, वो उसको हम एल्मेनैक बोलते हैं। तो पुराने एडिशंस, वो भी कि जो साल गुजर गए, अगले आने वाले साल की बात हो, फिर तो किसी स्टार का बंदा शायद कोई इंटरेस्ट ले ले कि मेरा साल कैसा गुजरेगा। वो साल भी गुजर गया उस स्टार का, वो एडिशंस उनको सेंड कर दिए गए। तो ये तो इट वॉज अ पिट ना, अफसोसनाक बात है कि आप किसी को दिखावा करते हो कि मैं बहुत अच्छा दे रहा हूँ, लेकिन हम किसी को कुछ भी नहीं देते। हेयर आई कैन कोट एन एग्जाम्पल ऑफ आवर लाइफ। हमारी ज़िंदगी में से यहाँ पे एग्जाम्पल हम कैसे कोट कर सकते हैं? हम एग्जाम्पल ऐसे कोट कर सकते हैं बेटा कि हमारे पास भी 2005 में एक ज़लज़ला आया था, और वो बहुत बड़ा ज़लज़ला था, इतना कि उसमें पाकिस्तान ने बहुत बड़ा लॉस बियर किया। बहुत सी दुनिया थी जो टेंट्स में आ गई, और कई तो ऐसे थे जिनको टेंट्स भी मुयस्सर नहीं थे, पहाड़ी इलाके थे, बर्फ़बारी हो रही थी, और शदीद तकलीफ़ और अजियत में वो लोग थे। तो जो हमारी साइड के, हमारे इलाकों के लोग हैं, उन लोगों को बहुत एक दफ़ा जोश भी आया कि हम इनकी मदद करें, और वो मदद को निकले कैसे? उन्होंने ट्रक्स के ट्रक्स लोड करके सामान के, खाने पीने का सामान और पहनने ओढ़ने के सामान से, पाँव में, जिस्म पर को ढांपने का लिबास भेजा, बेहद भेजा। लेकिन उनमें से बहुत ज़्यादा वीडियोस बाद में वायरल हुई, और उसमें दिखाया गया कि स्लोप है, पहाड़ है, बर्फ़बारी हुई हुई है, और लोगों ने क्या भेजा? पेंट कोट टाई। अब बंदा पूछे, वो पहाड़ पे टेंट में बैठा पठान बेचारा जो मर रहा है सर्दी से, वो आपकी पेंट कोट टाई को क्या करेगा? ख़वातीन ने क्या भेजा? लंबी लंबी हील्स। अब उन्होंने उस फैशन को उस पहाड़ पे चढ़ने के लिए इस्तेमाल करना है या नीचे उतरने के लिए इस्तेमाल करना है? साड़ियाँ, ये कौन सा ऐसा ड्रेस है जिसको आप पहाड़ी इलाकों के अंदर पहन सकते हो? तो जब किसी की मदद की जाती है तो मदद ऐसे की जाती है कि दूसरे को उसका फ़ायदा पहुँचे। इसलिए नहीं की जाती कि आपके पास जो आपके घर में कचरा इकट्ठा हो गया और आपकी उससे जान नहीं छूट रही, वो आप दूसरे पे एहसान भी कर दो, उसके सर पर लाद भी दो, और आप उसको कोई फ़ायदा भी ना दो। तो ऐसी चीज़ें, यहाँ पर भी एक रेफरेंस इसी बात के ऊपर है कि अवाम ने मदद की भी, लेकिन ज़्यादातर लोगों ने उनको फ़ायदा ही देने की कोशिश की। लेकिन बहुत से ऐसे लोग भी थे जो, आगे एक लाइन आने लगी है, दे जंप इनटू द अपॉर्चुनिटी। उन्होंने इस मौके से फ़ायदा उठाया और क्या किया? अपने घर में जितना कुछ ऐसी किताबें पड़ी हुई थी जिनको ज़ाया करने की कोई जगह नहीं मिलती, वो भी उन्होंने ट्रूप्स को भेज दी थी। इन सम केसेस, कुछ तो केसेस ऐसे भी थे, वन इमेजिन्स, जिसका इंसान अगर तसव्वुर कर पाए, सच इनडाइजेस्टिबल्स गेट इनटू द पार्सल बाय एक्सीडेंट। कुछ केसेस ऐसे भी थे कि हम ये नहीं कह सकते लोगों ने डिलिबरेटली ऐसा किया। कुछ केसेस ऐसे थे जिसके अंदर
उन्होंने बहुत सी अच्छी बुक्स जब पार्सल्स में जमा कर रहे थे तो जाहिर है आसपास कुछ ऐसी बुक्स भी पड़ी होती हैं जो गलती से चली जाती हैं, तो बाय एक्सीडेंट यूजलेस बुक्स भी उसके अंदर चली गई थी। बट इट इज़ लाइकली, लेकिन ज़्यादातर क्या हुआ, द पीपल दैट दे आर मोर दोज, ज़्यादातर लोग कौन थे, हु जंप इनटू दैट अपॉर्चुनिटी, जो इस मौके के अंदर कूद पड़े। उन्होंने कहा लो यही मौका है, अगर ये गंवा दिया तो उसके बाद हमारी किताबें हमारे घर में ही जमा रह जाएंगी। और उन्होंने क्या किया, और उन्होंने दे ट्राइड देयर बेस्ट टू गेट रिड ऑफ द बुक्स दे डोंट वांट, उन किताबों को भी बीच में डाल दिया। बल्कि कुछ लोग तो ऐसे भी थे जिन्होंने 100% ऐसी ही किताबें डाल दी जिनसे वो जान छुड़ाना चाहते थे। और उसका नुकसान किसको हुआ, उसका नुकसान ट्रूप्स को हुआ या गवर्नमेंट को हुआ, जो उन किताबों को पहुंचाया उन तक। पूरा ट्रैवलिंग हुई और बाद में पता चला कि उसके अंदर जंक भी शामिल था, जो एक चीटिंग है, जो हमें नहीं करना चाहिए। लेकिन उसने बड़े फ़नी वे में इस बात की तरफ इशारा किया है कि हम लोग सब अच्छे लोग हैं, बहुत अच्छे लोग हैं, लेकिन हम में ही कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो मौके से फ़ायदा उठाते हैं, और वही चंद काली भेड़ें हैं जिनकी वजह से जो अच्छे लोग हैं वो भी बदनाम हो जाते हैं। अच्छा बच्चों, यहाँ पर एक बात हम और भी करें कि आपके पास एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आपके जो क्वेश्चन आंसर्स हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। और मैंने कहा था कि मैं साथ साथ ऐसे एरियाज़ भी एलोकेट करती जाऊंगी जिनके अंदर पता चलेगा कि आपका जो क्वेश्चन है वो किस एरिया में से आ रहा है। ये फर्स्ट पैराग्राफ जो है आपके क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 फ्रॉम द एक्सरसाइज, जो आपकी बुक की एक्सरसाइज है, वो दोनों क्वेश्चंस आपके यहीं से आ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, What sort of books were presented by the British public to the soldiers? किस किस्म की किताबें थी जो ब्रिटिश पब्लिक ने सोल्जर्स को भेजी? ये क्वेश्चन यहाँ से आ रहा है, इसी एरिया में से आ रहा है। आप एलोकेट करेंगे तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज नेक्स्ट जब मेरी क्लास होगी एक्सरसाइज की इस चैप्टर की, उसमें मैं भी एक दफ़ा इसका आंसर आपसे डिस्कस करूँगी। क्वेश्चन नंबर 2 भी इसी एरिया में से है। Was it interest of soldiers that prompted their interest or was it the wish to get rid of the useless books? क्या वो जो किताबें सोल्जर्स को भेजी गई उससे उनका इंटरेस्ट बढ़ गया, या फिर एफर्ट सिर्फ ये थी कि अपनी ऐसी किताबें जो नहीं पसंद या नहीं होनी चाहिए उनको ज़ाया कर दिया जाए? तो ये 2 क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं और दोनों क्वेश्चंस ही आपके इस एक पैराग्राफ में से आ रहे हैं। तो आप सोच सकते हो कि यहाँ से आपका कितना इंपॉर्टेंट है पूरे का पूरा ये पैराग्राफ कितना इंपॉर्टेंट है आपके लिए। Okay, let's move on. Why have they kept them if they don't want them? यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 3 बनता है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, Why bad books should be destroyed? क्यों जो ख़राब किताबें या ख़राब किताबें, बैड एक इम्प्लिसिट मीनिंग में यूज़ हो रहा है, यानी जिनकी अब ज़रूरत नहीं है, पुरानी किताबें जो बेकार हैं, फजूल हैं, या बैड का मतलब बुरा नहीं है, फजूल है, वो किताबें जो फजूल हैं उनको ज़ाया करना क्यों ज़रूरी है? दिस इज़ द क्वेश्चन जो आपके इस एरिया में से आएगा। वाई हैव दे केप्ट देम इफ़ दे डोंट वांट देम? वो किताबें आखिर उन लोगों ने रखी क्यों अगर उनको उसकी ज़रूरत ही नहीं थी? बट मोस्ट पीपल स्पेशली नॉन बुकिश पीपल, वो कहता है लेकिन ज़्यादातर लोग हमारे पास कैसे हैं, ख़ास तौर पे वो लोग जो नॉन बुकिश हैं, यानी वो आप कह सकते हो पढ़े लिखे तो हैं लेकिन उनका किताबों में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है, उनकी हॉबी नहीं है टू रीड बुक्स और टू हैव बुक्स। बहुत से ऐसे पढ़े लिखे घर होते हैं जिनके अंदर आपको पूरी शेल्फ्स के अंदर कहीं कोई किताब नज़र ही नहीं आती। ये वो लोग होते हैं जो नॉन बुकिश पीपल हैं, वो ऐसी जॉब्स और ऐसे बिजनेसेस में पड़े होते हैं जिनके अंदर बुक्स का जो की वैल्यू है ना वो इतनी ज़्यादा नहीं होती। तो हमारे पास ज़्यादातर लोग कौन से हैं, जो नॉन बुकिश लोग हैं। आर वेरी रिलक्टेंट, रिलक्टेंट इसका सिनोनिम होगा अनविलिंग, जो नहीं चाहते, जो हिचकिचाते हैं। किस चीज़ से हिचकिचाते हैं? टू थ्रो अवे एनीथिंग दैट लुक्स लाइक अ बुक। वो डरते हैं कोई भी ऐसी चीज़ जो किताब नाम की चीज़ है उसको इधर उधर फेंकने से। क्यों? हमारे पास भी आपने नोटिस किया होगा कि हमारे पास भी ज़्यादातर लोग जो हमारे घरों में काम करते हैं स्पेशली, वो लोग बहुत ज़्यादा एजुकेटेड नहीं होते या तालीम से उनका बहुत ज़्यादा ताल्लुक़ नहीं होता, नॉन बुकिश लोग होते हैं। तो वो लोग क्या करते हैं, हर पेपर जिस पे कुछ लिखा है वो उसको समझते हैं कि बड़ा इंपॉर्टेंट है और बड़ा चूम चूम के संभाल के रखते हैं। क्यों? हर पेपर तो इंपॉर्टेंट नहीं होता, हर पेपर तो संभालने वाला नहीं होता। लेकिन यहाँ पे बात मैंने कोट एक रेफरेंस एक पेपर से कर दिया, अदरवाइज़ हमें बुक्स की बात करनी चाहिए कि हमारे पास ज़्यादातर
नॉन बुकिश लोग हैं जो हिचकिचाते हैं किसी भी ऐसी चीज़ को उठाकर अचानक बाहर फेंक देने से जो कि किताब की शक्ल में हो। इन द मोस्ट इलिटरेट हाउसेस, बल्कि ऐसा कहना चाहिए कि जो हमारे पास इलिटरेट अनपढ़ घर हैं, जो जिसकी रेशो पाकिस्तान में तो बहुत ज़्यादा है, वेस्टर्न कंट्रीज़ में ऑलमोस्ट कम है, लेकिन हमारे पास तो ऐसे घरों की रेशो बहुत ज़्यादा है। दैट वन नोज एवरी वर्थलेस वॉल्यूम दैट इज़ ब्रॉट फाइंड इट्स वे टू अ शेल्फ एंड स्टेज देयर। वो क्या करते हैं, वो करते हैं जो भी किताब नुमा चीज़ उनके घर में दाखिल हो गई है ना, वो उसे संभाल लेते हैं, संभाल के एक शेल्फ में रख देते हैं। और फिर क्या करते हैं कि वो जो शेल्फ है ना, उसके बारे में वो एज्यूम करते हैं कि बस अब ये यहीं पड़ी रहेगी, उसको झाड़ते हैं, साफ़ करते हैं। खोल के उन्होंने क्या करना है, उन्हें क्या पता इसके अंदर क्या लिखा है, बस वो किताब नाम की चीज़ है। और जैसे घर में बाकी डेकोरेशंस है, वो एक शेल्फ बुक शेल्फ है, और वो एक फ्रस्ट्रेशन को शो करती है कि जिसको कुछ पढ़ना नहीं आता लेकिन उसके घर में किताबें। यानी यहाँ पे भी एक ह्यूमरस वे में आप कह सकते हो आयरॉनिकल बात की है कि वो लोग किताबों की बहुत कदर करते हैं, सिर्फ कदर ही करते हैं, उसके अंदर क्या है वो नहीं जानते। तो वो शेल्फ का हिस्सा बना देते हैं उसको, और फिर वो किताबें हमेशा उसके अंदर ही पड़ी रहती हैं। इन रियलिटी इट इज़ नॉट मेरिली एब्सर्ड। एब्सर्ड क्या होता है, इडियोटिक, बेवकूफ़ाना चीज़। वो कहते हैं अगर हम रियलिटी की बात करें तो ये कोई बड़ी बेवकूफ़ाना या फजूल बात नहीं है टू कीप रबिश, कि रबिश को रखा जाए। यानी हम अगर इस बात पे गौर करें तो कि ये क्या है, रियलिटी में ये चीज़ क्या है। एब्सर्ड ड्रामाज हम देखते हैं जिसके अंदर चीज़ें बिखरी हुई होती हैं, जिसके अंदर कोई बात, कोई आइडिया क्लियर नहीं होता, जिसके अंदर आप दिखाते कुछ और हो और होता कुछ और है, सारे आइडियाज़ जो हैं वो ऐसे बिखरे हुए होते हैं। तो वो कहते हैं ये बात भी बड़ी एब्सर्ड सी है कि इतनी अजीब चीज़ है कि वो चीज़ संभाले जा रहे हैं जो बेकार है, रबिश है, वेस्ट है, मेरेली बिकॉज इट इज़ प्रिंटेड। और उसकी वजह क्या है, सिर्फ इस वजह से कि वो कुछ प्रिंटेड मटेरियल है तो इसके अंदर कुछ ना कुछ तो होगा, और अगर कुछ लिखा है तो बेकार तो नहीं लिखा होगा, ये सोच के वो इन चीज़ों को संभाल लेते हैं। इट इज़ पॉजिटिवली अ पब्लिक ड्यूटी टू डिस्ट्रॉय इट। यहाँ से देखिए वो आंसर आपका कहाँ से मिल रहा है। वो कहते हैं ये मुस्बत तौर पर अवाम की जिम्मेदारी है कि किताबों को ज़ाया करें। डिस्ट्रक्शन नॉट मेरिली मेक्स मोर रूम फॉर न्यू बुक्स। अगर पुरानी और फजूल किताबें जो यूज़लेस हैं, जिनका आप कोई काम नहीं है, जो कारामद नहीं है, उनको ज़ाया करने से क्या होता है, ना सिर्फ ये होता है कि नई किताबों के लिए आपके शेल्फ्स में जगह बन जाती है, बट सेव्स वंस हीयर्स आने वाले बच्चे, वारिस, बल्कि वो जो अगले वारिस, अगली नस्ल इस दुनिया में आती है वो भी बच जाती है। किस चीज़ से, द ट्रबल ऑफ सॉर्टिंग आउट द रबिश और स्टोरिंग इट। वो छांटने का जो काम है कि ये काम किया है, ये नहीं काम किया, अगर आपने अपनी ज़िंदगी में ये काम कर दिया तो ये सॉर्टिंग आउट का काम उनको नहीं करना पड़ता, और ना ही उनको उनके लिए महफूज जगह और बना के ये चीज़ सोच के कि ये तो हमारे पेरेंट्स की याद को ताज़ा करते हैं, संभाल के रखना पड़ेगा। तो ये काम भी हमारा है कि हम साथ साथ जंग को निकालें और जो इफ़ेक्टिव बुक्स हैं उनको रिप्लेस करें, क्योंकि दुनिया में ये असूल है कि जो पुराना है उसको जाना है, जो नया है उसको आना है, और नया पुराने की ही जगह पर लेता है, अपनी नई जगह नहीं बनाता। तो ये हमारा ज़िंदगी का कानून है कि पुरानी चीज़ों को हम निकालें, हमारी ड्यूटी है, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम नई चीज़ों के लिए जगह खुद ब खुद बनाते चले जाएं, क्योंकि कुदरत ने ये कानून बनाया और इस पर हमें चलना है। बट लेकिन इट इज़ नॉट ऑलवेज ईजी टू डिस्ट्रॉय बुक्स। मसला कहाँ है, मसला ये है कि किताबों को ज़ाया करना आसान थोड़ी है। ये हमारा मुल्क थोड़ी है कि बस यूं उठाई किताबें, प्लान किया और बेचने चले गए, गाड़ी में भरी और वो जा रहे हैं हम, ऐसा नहीं है। वहाँ पे प्रॉपर आपको कोई जगह चाहिए होती थी जहाँ पे किताबों को आप डिस्ट्रॉय करो। दे मे नॉट हैव एज मैनी लाइव्स एज कैट्स। बड़ी आयरॉनिकल बात है, बड़ी सिटेरिक बात है। वो कैसे, हम यहाँ पे ये जिक्र नहीं हो रहा कि बिल्लियों की ज़िंदगियाँ ज़्यादा हैं। असल में बात यह है कि अगर हम जानवरों के ऊपर थोड़ी सी तहकीक करें ना, तो हमें पता चलता है कि आम जानवरों की निस्बत जो बिल्लियाँ हैं ना, इनकी जान बड़ी मुश्किल से निकलती है। एक कुत्ता एक गाड़ी से टकराता है, वो फ़ौरन ही मर जाता है। कोई और जानवर, इंसान, फ़ौरन ही जान निकल जाती है। लेकिन जो बिल्लियाँ हैं ना, वो बहुत देर तक तड़पती रहती हैं। अब इसका क्या ये इसकी वजह है ये मैं नहीं जानती, लेकिन हर किसी को इस बात का अंदाज़ा ज़रूर है कि बिल्लियों की जान ज़रा मुश्किल से निकलती है। तो सर्टेनली डाई हार्ड, यकीनन उनकी मौत मुश्किल से आती है। इसी तरह किताबों की मौत भी मुश्किल से आती है।
जिस तरह बिल्लियों की जान मुश्किल से निकलती है और इसी तरह किताबों की जान, यहाँ किताबों की जान निकलने से मुराद उनकी डिस्ट्रक्शन, ये भी कोई आसान काम नहीं है। एंड इज समटाइम्स डिफ़िकल्ट टू फाइंड अ स्कैफोल्ड, स्कैफोल्ड गैलोज, जिसे आप कहते हो कौन सा घाट होता है जिसमें फांसी घाट, तो मुश्किल है उनके लिए, क्योंकि उनके लिए वो स्कैफोल्ड फांसी घाट कहाँ लाके इन किताबों को ख़त्म किया जाए, डिस्पोज ऑफ किया जाए, वो फांसी घाट की तलाश बड़ी मुश्किल है। दिस डिफ़िकल्टी वंस ब्रॉट मी ऑलमोस्ट विद इन द शेडो ऑफ द रोप। यहाँ पर एक ईडियम यूज़ हुआ है, शेडो ऑफ द रोप, इसका मतलब है मौत के मुंह में ले जाना। वो भी कहता है मैं भी एक मुश्किल में फंसने वाला था, क्योंकि मुझे भी ऐसी ही एक सूरत हाल ने मुश्किल में डाल दिया था। आई वॉज लिविंग इन अ स्मॉल एंड हेवन किसिंग, हेवन किसिंग क्या होता है, एटिक, वेरी टॉल, बहुत लंबा, बहुत ऊंचा। वो कहता है हम लोग मैं रहता था एक हेवन किसिंग फ्लैट में, बहुत ऊंचे फ्लैट में इन चेल्सी, चेल्सी जगह का नाम है जहाँ पर वो रहता था। एंड बुक्स ऑफ इंफीरियर minor words gradually accumulated there until at last I was faced with alternative of either evicting the books or else leaving them in sole undisturbed tenancy। कहता है मेरे पास किताबें इकट्ठी हो गई और वो सारी कोई बहुत आला नहीं, इंफीरियर क्वालिटी की थी, माइनर वर्ड्स, बहुत हल्की किताबें आप कह सकते हो, जो जिनकी फ्यूचर में कोई बहुत ज़्यादा हिस्ट्री में वो अच्छी किताबें रही होंगी लेकिन बाद में उनका कोई फ्यूचर बहुत अच्छा नहीं रहा था। आहिस्ता आहिस्ता एक्यूमुलेट होना, कलेक्ट होना। वो कहता है आहिस्ता आहिस्ता मेरे पास ऐसी बड़ी माइनर लेवल की जो किताबें हैं वो इकट्ठी हो गई थी। देयर अनटिल एट लास्ट आई वॉज फेस, फिर मुझे कहता है मेरे पास ऑल्टरनेटिव कोई और नहीं रह गया था सवाए इसके ऑफ ईदर इविक्टिंग, इविक्टिंग होता है डिसओन कर देना। अब डिसओन कैसे वो कर सकता था, वो उनकी मलकियत से इनकार कर सकता था, मलकियत से इनकार करके भी क्या करता, किताबें तो उसके घर में पड़ी हुई थी। और एल्स लीविंग देम सोल, या तो वो उनको डिस्कार्ड कर देता या दूसरी सूरत उसके पास क्या थी, यानी डिसओन कर देता, अपने पास से हटा देता, अपनी मलकियत में ना रहने देता। और दूसरी सूरत क्या थी, वो ये थी कि उनको अपने अपार्टमेंट में अनडिस्टर्ब्ड, बगैर किसी तरह से डिस्टर्ब किए, टेनेसी होता है रेंट पर रहना, जैसे वो किराएदार हों और उसके घर में रह रही हूँ तो ऐसे उनको उसकी जगह पर छोड़ दे और फिर क्या करे, एंड टेकिंग रूम्स एल्सवेयर फॉर माई सेल्फ, और कहीं जाकर मैं अपने खुद के लिए रूम्स तलाश करूँ, यानी वहाँ पर जाकर मैं अपनी रिहाइश का बंदोबस्त कर लूँ। नाउ नो वन वुड हैव, I therefore had to throw them away or wipe them off the map altogether। मेरे पास क्या ऑप्शन था, या तो मैं अपने घर के अंदर बस किताबों को पड़ा रहने दूं और उनको मैं कुछ ना कहूं, अपने आप को डिसोन कर दूं उनको और अपने आप को वहाँ से निकालूं और किसी और जगह जाके रहने की जगह तलाश करूं, वरना किताबें इतनी ज़्यादा हो गई थी कि मैं और किताबें एक साथ तो वहाँ पे रह नहीं सकते थे। दूसरी सूरत क्या थी कि उनको डिसोन कर दिया जाए। तो इसने फिर क्या किया, I therefore had to throw them away, मुझे उनको फेंक देना था, और वाइप देम ऑफ, या सफाई हस्ती से मिटा देना था, द मैप ऑल टुगेदर, पूरी दुनिया के नक्शे से, यानी उनका वजूद ही दुनिया से ख़त्म कर देना था। बट हाउ, अब सवाल, मुश्किल सवाल तो ये है कि तरीका क्या होना चाहिए, ये तो उसको समझ आ गया, पर होना कैसे चाहिए ये बात उसके लिए उसको समझ नहीं आ रही थी। तो उसने क्या किया, देयर वर स्कोर्स ऑफ देम, किताबों की तादाद क्या थी, एक स्कोर हम कहते हैं 20 को, तो यहाँ 20 स्कोर्स ऑफ देम, बहुत सारी किताबें थी। आई हैड नो किचन रेंज एंड आई कुड नॉट टोस्ट देम ऑन द गैस कुकर और कंज्यूम देम लीफ बाय लीफ इन माई स्मॉल स्टडी फायर। वो कहता है ना तो मेरे पास कोई किचन था और ना ही मेरे पास जो मेरी स्टडी फायर है, स्टडी फायर भी एक बड़ी आप कह सकते हो कि आर्टिफिशियल सी जगह है उनके पास, जिसके अंदर वो किताब को पूरी को फाड़ के एक एक पेज उसका करके उसको जला नहीं सकता था। फॉर इट इज़ ऑलमोस्ट एज होपलेस टू ट्राई और टू बर्न अ बुक विदाउट ओपनिंग इट एज टू ट्राई टू बर्न अ पीस ऑफ ग्रेनाइट। किताब को बगैर खोले, बगैर फाड़े अगर जलाने की कोशिश की जाए तो ये तो नामुमकिन हो जाता है, क्योंकि अगर आप पूरी किताब को बंद को जलाते हो तो वो खुद अपने आप में एक ग्रेनाइट की शक्ल इख्तियार कर जाती है। पहले बुक को ज़ाया करना मुश्किल, अब वो पत्थर बन गया, अब भी तो उसको ज़ाया ही करना पड़ेगा, उठा के कहीं ले जाना ही पड़ेगा। तो उसको लीफ बाय लीफ अगर फाड़ा जाए तो वो तो राख बन जाती है, लेकिन अगर पूरी बुक को इकट्ठा जलाने की कोशिश की जाए तो फिर क्या होता है, फिर वो इकट्ठी होकर ग्रेनाइट की शक्ल इख्तियार कर लेती है और इसको डिस्पोज ऑफ करना और भी मुश्किल हो जाता है।
सो इन द एंड आई डिटर्मिन टू डू टू देम व्हाट सो मैनी पीपल डू टू द किटन्स। तो मैंने सोचा वो करूं इसके साथ जो ज़्यादातर लोग बिल्ली के बच्चों के साथ करते हैं। क्या करते हैं बिल्ली के बच्चों के साथ? वो उनको थैले में बांधते हैं और कहीं दूर फेंक आते हैं और वो फिर अपने घर से जान छुड़ा लेते हैं। लेकिन यहाँ पर जो राइटर है वो ये कहता है वो कहीं और जाके भी फिर वहाँ पे मुसीबत पड़ जाती है। तो अंग्रेज़ ऐसे नहीं करते, वो क्या करते हैं, टाई देम अप, उनको बांधते हैं, एंड कंसाइन मीन्स थ्रो देम टू द रिवर, और उठा के उनको दरिया में फेंक आते हैं। वैसे काफ़ी इनह्यूमेन एक्शन है, लेकिन उनसे जान छुड़ाने का और कोई रास्ता भी उनके पास तो नहीं है ना। छोटे छोटे फ्लैट्स में खुद रहें या बिल्लियाँ रहें। आई इम्पोवरिश्ड, तो उसने क्या किया, आई मैनेज्ड, मैंने किसी अरेंजमेंट किया। किस चीज़ का अरेंजमेंट किया? अ सैक, एक थैला मैनेज किया। स्टफ द बुक्स इनटू इट, इसके अंदर किताबें भरी। पुट इट ओवर माई शोल्डर, अपने कंधे पर रखा। एंड वेंट डाउन द स्टेयर्स इन द डार्कनेस, और फिर अंधेरे में सीढ़ियाँ उतरकर निकल पड़ा। यानी यहाँ से उसका जो जर्नी है वो स्टार्ट होती है, और फिर हम देखेंगे कि इसको वो किस तरह हमारे लिए ऐसे करता है कि हम फील करें, हम इंजॉय कर सकें, कि हम सिंक कर जाएं उस सिचुएशन के अंदर जिसमें हमारा राइटर है। इट वॉज नियरली मिडनाइट, ये तकरीबन आधी रात का वक्त था। एज आई स्टेप्ड इन द स्ट्रीट, जब मैंने गली में कदम रखा, देयर वॉज अ कोल्ड निप पिंच, जब सर्दी आपके जिस्म में घुसती है ना तो सुइयों की तरह चुभती है, तो उसको भी वो ठंड की एक चुभन महसूस हुई। इन द एयर, हवा में सर्दी की चुभन थी। द स्काई वॉज फुल ऑफ स्टार्स, आसमान पर सितारे जगमगा रहे थे। एंड द ग्रीनिश येलो लैम्प्स थ्रू लॉन्ग ग्लीम्स अक्रॉस द स्मूथ हार्ड रोड, वो जो स्मूथ हार्ड रोड थी उसके ऊपर रोशनी की किरणें पड़ी थी, सब्ज और पीली शॉओं की, जो पोल्स इरेक्ट हुए हुए थे उनकी रोशनी पड़ी थी। Few people were about and here and there rang out the steps of solitary travelers। तो solitary होता है alone। वो कहता है कुछ ऐसे चंद कदम थे, यानी कि कुछ ही अफराद थे जो इक्का दुक्का अकेले उस सड़क के ऊपर इधर उधर आ जा रहे थे। On the way home across the bridge to better sea, और ये रास्ता कौन सा था? बेटर सी की तरफ जो जाता था ब्रिज से होकर। यहाँ पर इक्का दुक्का मुसाफिर सफ़र कर रहे थे। इसके बाद अगला हिस्सा स्टार्ट करते हैं।